संसद में चंद्रयान को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग ने दुनिया को दिया भारत का संदेश। बड़ी से बड़ी चुनौतियों का मुकाबला कर सकता है भारत। दिल्ली में नहीं थम रहा जिहादियों का नंगा नाच। वेलकम थाना के जाफराबाद में हिंदू बच्ची के साथ गोलू नाम के जिहादी ने किया लव जिहाद। जिहादी ने बच्ची को किया गायब। इससे पहले भी बच्ची को कर चुका है अपहरण। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाने के पास 3 जिहादियों ने की ट्रैफिक पुलिस से मारपीट से ट्रैफिक पुलिस बुरी तरह हुआ जख्मी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों जिहादियों को किया गिरफ्तार। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाए सवाल। बोले ये कोई नया बिल नहीं, हम पहले ही राज्यसभा में करा चुके हैं पास। स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान राजीव गांधी जी ही लाए थे। अपना क्रेडिट लेना चाहती हैं कि हमारा बिल है, ये बिल आपका नहीं है। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे महिलाओं को राजनीति में आरक्षण देने के लिए लोकसभा में किए गए नए नारी शक्ति वंदन अधिनियम की। इस अधिनियम के जरिए महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ राज्य की विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। बिल पर चर्चा जारी है। विपक्ष बिल का समर्थन तो कर रहा है, लेकिन साथ में अपनी शर्तें भी थोप रहा है, आपत्तियां भी दर्ज करा रहा है। कहने को तो महिलाओं के आरक्षण के लिए लड़ाई 1996 से ही चल रही है, लेकिन इस लड़ाई में कितनी गंभीरता थी विपक्ष की, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2010 में राज्यसभा में पास होने के बाद यह बिल कब लोकसभा में पेश हुआ और कब लैप्स हो गया, विपक्ष को इसका पता तक नहीं चला। विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस की बात करें तो राज्यसभा में इसे पास करवाने का झुंझुना पिछले 1.5 दशकों से बजा रही है, लेकिन जिस आधार पर बिल पर आपत्तियां की जा रही थी उसे दूर करने के लिए उसने अब तक कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब मोदी सरकार ने महिलाओं को मजबूत करके उन्हें उनका अधिकार देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पेश किया तो कांग्रेस एक हाथ से उसका समर्थन कर रही है तो दूसरे हाथ से उस पर आपत्ति भी जता रही है। इनकी आपत्ति है कि बिल लाने में सरकार ने इतनी देरी क्यों की, बिल में ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं है, परिसमन होने तक इस अधिकार से महिलाओं को वंचित क्यों किया जा रहा है, मुस्लिम महिलाओं को लेकर इस बिल में क्या प्रावधान है। ये सारे सवाल विपक्ष और कांग्रेस कर रही है। खास तौर पर इन सारी आपत्तियों का जवाब सत्ता पक्ष के वक्ताओं ने सदन को दिया। सरकार ने साफ किया कि सभी व्यवस्थाएं संविधान के प्रावधानों के तहत किए गए हैं। ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था चूंकि संविधान में नहीं है, यह संवैधानिक नहीं होता, इसलिए उसे बिल में शामिल नहीं किया गया है। 2010 के बिल में भी ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई थी। संविधान में यह व्यवस्था है कि 2026 तक संविधान में कहा गया है खासतौर पे कि 2026 तक परिसीमन और सदन में किसी भी नई व्यवस्था को लागू नहीं किया जा सकता, इसे फ्रीज किया गया है। इसलिए इस आरक्षण को तत्काल लागू नहीं किया जा सकता। यानी जो बात कही जा रही है कि 2024 की लड़ाई में यानी 2024 के चुनाव में इस आरक्षण को लागू नहीं किया जा सकता, उसके पीछे जो वजह है वो वजह सरकार ने आज साफ किया। हालांकि बिल में भी ये चीज मेंशन किया है, जो भी इसका ड्राफ्ट पढ़ेगा उसे ये बात पता चल जाएगी। रही बात मुस्लिम महिलाओं की, तो धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई भी संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, इसलिए उसे भी इस बिल में जगह नहीं दी गई। यानी धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था इसमें नहीं की गई है। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक उसे राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं बनाया जाता। राजनीतिक रूप से सशक्त महिलाएं ही संसद, समाज और देश को सशक्त बनाएगी और उसे गौरवान्वित करेगी। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि महिलाओं को अधिकार देने के नाम पर क्या उन्हें उनके अधिकारों से वास्तव में वंचित किया जा रहा है? क्या महिलाओं को अधिकार देने के नाम पर आरक्षण की राजनीति हो रही है? क्या महिलाओं की संख्या सदन में बढ़ा देने भर से महिलाओं को वो सभी अधिकार मिल जाएंगे जिससे वो अब तक वंचित रही है? और यह भी चर्चा करेंगे कि यदि संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ती है तो इससे किसको नुकसान होगा, किसे दिक्कत होगी। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए
हमारे साथ मेहमान होंगे कुछ, उनसे भी आपका मैं परिचय करवाऊंगा। लेकिन आज दिन भर इस चर्चा में क्या क्या बातें कही गई, जो आपत्तियां दर्ज की गई, कांग्रेस की तरफ से जो आपत्तियां दर्ज की गई, विपक्ष की तरफ से जो आपत्तियां दर्ज की गई और सरकार की तरफ से जो वक्ता थे, जो सांसद थे, उन्होंने उसका क्या जवाब दिया, उसकी एक लिस्ट हमने बनाई है और कोशिश करी है कि जो सवाल किए गए हैं उसका जवाब जो है सत्ता पक्ष से मिले। यानी विपक्ष ने जो कहा है, सत्ता पक्ष का उसमें क्या जवाब है, इन दोनों को असेंबल करने की हमने कोशिश की है। एक बार उन बयानों को, उन प्रतिक्रियाओं को, जो सदन में कार्रवाई चल रही थी, उसको एक बार सुन लेते हैं। उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले देखते हैं क्या कहा सोनिया गांधी ने और उसका जवाब क्या दिया निशिकांत दुबे ने। मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई हूँ। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे, जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। आज यदि सारे पुरुष यहाँ मौजूद हैं, उसका कारण महिला है। यदि महिला नहीं होती तो पुरुष का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। और आज चूंकि कांग्रेस की गलतफहमी है, गलती है सर, और ये जितने अपोजिशन के लोग हैं वो इतने वर्षों तक इस बिल को लेकर नहीं आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नैतिक साहस दिखाया, हमारी पार्टी ने ये नैतिक साहस दिखाया। आज हम बिल लेकर आए हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है सर। हम वर्षों से सुनते रहे सर कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन क्या हुआ? इस देश में महिलाएं स्कूल एजुकेशन के लिए परेशान थी। जब तक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार नहीं आई, सर्व शिक्षा अभियान इस देश में नहीं आया, महिलाओं का जो है शिक्षा का लेवल नहीं बढ़ पाया सर। आज जो कल से लेकर परसों से लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बोल रहे हैं कि सही समय है, यही समय, और इसी समय पर आज ये ऐतिहासिक सेशन बुलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को जो सम्मान देने का काम किया, उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गौरवान्वित हैं और हम उनका जो है आदर और नमन करते हैं कि उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देने का फैसला किया। सदन के भीतर मायावती की पार्टी का कोई भी सदस्य नहीं है, ना राज्यसभा में ना लोकसभा में, इसलिए मायावती ने बाहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बिल का समर्थन तो किया, लेकिन साथ में कुछ आरोप भी सत्ता पक्ष पे और कांग्रेस दोनों पे लगाए। उनको सुनते हैं और उनका जवाब स्मृति ईरानी ने किस तरीके से दिया, वो एक बार सुनते हैं। लगभग 15-16 वर्षों तक, यानी कि कई चुनाव तक देश की महिलाओं को ये आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाएगा कि ये संशोधन विधेयक वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने की साफ नीयत से नहीं लाया गया है, बल्कि आने वाली विधानसभाओं तथा लोकसभा के चुनावों में देश की भोली भाली महिलाओं को ये प्रलोभन देकर व उनकी आंखों में धूल झोंककर उनका वोट हासिल करने की नीयत से ही लाया गया है। जब देश आजाद हुआ तब भी कई प्रदेशों की साधारण परिवारों की महिलाओं ने कहा कि हमारा संवैधानिक अधिकार आरक्षित करें, लेकिन तब साधारण परिवारों की वो महिलाएं जिन्होंने राष्ट्र को आजाद करने में अपनी भूमिका निभाई, जो दूरदर्शी थी, जानती थी कि साधारण वंचित समाजों की महिलाओं को अगर मौका अनोखे ढंग से
संविधान की मर्यादा में ना दिया गया तो शायद आगामी वर्षों में महिलाओं के लिए चुनौती बन जाएगा। और इसीलिए कल जब ये प्रस्ताव सदन में आया तो कुछ लोगों ने कहा हमारा बिल है, कुछ लोगों ने कहा हमने चिट्ठी लिखी, कुछ लोगों ने कहा कि ये पूरा का पूरा संवैधानिक निर्माण हमारा था। आज की सरकार जब ये अधिनियम लागू होगा तब के बाद 15 वर्षों तक महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी की गारंटी है। और इसके बाद कुछ और प्रतिक्रियाएं हैं। नवनीत राणा सुप्रिया सूले के बीच में किस तरीके की नोकझोंक हुई और डिंपल यादव और सुनीता दुग्गल ने क्या कहा, ये भी हम सुनते हैं। उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। हम सभी की इच्छा है, सभी महिलाओं की इच्छा है, पर यह बात भी सच है हमारे से ज्यादा पुरुषों की भी इच्छा है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों की इच्छा नहीं है कि हमारा आरक्षण इस पार्लियामेंट में आना चाहिए। उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई देता है तो देश के प्रधानमंत्री देते हैं कि उनकी जो इच्छा, उनका जो सपना है कि महिला इक्वली में ट्रीट हो, उनका सिर्फ भाषण में मान सम्मान ना हो, उनके अधिकारों के लिए भी उनका बिल ये पार्लियामेंट में आना चाहिए। इसलिए इस देश के हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी का भी दिल से मैं धन्यवाद करूंगी। कांग्रेस पक्ष ने आज सोनिया गांधी जी ने समर्थन दिया, उन्होंने कहा ये सपना हमारा था, हमने ये बिल लाया था। तो मुझे उनसे भी एक प्रश्न पूछना है कि 27 सालों में अगर ये आपकी इच्छा थी, आपका सपना था, तो 27 वर्षों में आप ये पूर्ण क्यों नहीं कर सके? मोदी जी की सरकार को सिर्फ 9 वर्ष हुए, 9 वर्ष में उन्होंने महिला के लिए, अधिकारों के लिए ये बिल भी लाया, पेश भी किया। और हम महिलाओं को, ये देश की महिलाओं को इतना कॉन्फिडेंट भी है कि आज वो बिल पास भी होगा। टुडे द स्टेट व्हिच आई कम फ्रॉम सर, वहाँ मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, लिंगायत आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण, ये चारों आरक्षण जैसे महिला आरक्षण का मामला बहुत ही अच्छा है, मैं तहे दिल से उसका स्वागत करती हूँ। उसी तरह come to the bill, please. Yeah, I'm just making up. This is just an introduction about आरक्षण. This I'm not asking for this आरक्षण. I'm only saying कि मराठा, धनगर, लिंगायत और मुस्लिम आरक्षण का भी हमारे यहाँ बहुत बड़ा चल रहा है आज, तो उसके लिए भी अगर the government is open, we are very happy to debate it. The other problem is even about onions, inflation, drought, बहुत सारे important issues है। तो अगले 2 दिन में अगर ये ले ले तो हम सब सरकार का साथ देंगे। समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मांग रही है कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको आरक्षण दिया जाए। लोकसभा और विधानसभा में तो यह बिल लागू होगा, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि राज्यसभा और विधान परिषद में भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा। 13 साल से यह बिल अटका हुआ था सर, और लगभग 1 दशक पूरा होने जा रहा है भाजपा की सरकार को, और इस 1 दशक में जब लगभग पूरा होने जा रहा है तब इस सरकार को महिलाओं की याद आई है। तो आखिर क्यों, जब यह 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं सरकार को, तो महिलाओं की याद आई है अब? सर, मेरा यह सवाल है कि आने वाले चुनाव में यह लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा, और जो विधानसभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं, जो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, उसमें यह लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा यह महिला विधेयक बिल? ये एक ऐतिहासिक बिल है और भारत की महिलाएं आश्वस्त थी कि ये काम अगर कोई कर सकता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, क्योंकि बीते कालखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी संकल्प किए हैं उन सब को सिद्ध करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारी भाजपा की सरकार ने किया है, संकल्प से सिद्धि की ओर। तो बिल पर बहस जारी है और वो जो आपत्तियां दर्ज कराई जा रही है वो वही आपत्तियां हैं जिसके बारे में विपक्ष पहले से जानता है कि ये हो नहीं सकता, और उनका जो बिल था, यानी जो
राज्यसभा में पास 2010 में करवाया गया था, उनमें भी करीब करीब यही प्रावधान थे और जिन पे आपत्तियां दर्ज कराई जा रही थी, ये सारी आपत्तियां उस बिल पर भी दर्ज करवाई जा सकती थी क्योंकि वहां भी ये प्रावधान नहीं थे। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए सारिका जैन हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हैं, रेशमा पटेल हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से और शिल्पी शर्मा हैं तेज तर्रार प्रवक्ता हैं कांग्रेस की तरफ से। तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं शिल्पी जी से करना चाहूँगा, शिल्पी शर्मा जी से। शिल्पी जी, जो आपत्तियां कांग्रेस की तरफ से दर्ज करवाई जा रही, जो आपकी नेता सदन में कह रही हैं, वो सारी आपत्तियां जो हैं वो वैसी आपत्तियां हैं जो 2010 में आपकी सरकार ने करवाया था, वो सारी चीजें उसमें भी है। फिर आखिर इस चीजों को फिर से दर्ज करना कि भाई ओबीसी आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं है, मुस्लिम महिलाओं के बारे में इसमें क्यों नहीं है, इतनी देर क्यों हुई बिल को लाने में, अगले चुनाव में क्यों नहीं इसको इस्तेमाल किया जा रहा? क्या नहीं लगता कि ये सारी चीजें अब जनता जान चुकी है और इस तरीके से जानबूझकर के वैसी आपत्तियों को दर्ज करवाना जिसका कोई जवाब नहीं हो और जो हल नहीं हो सकता, जो संवैधानिक है उसको असंवैधानिक करने की कोशिश नहीं है आपकी? शिल्पी जी। मेरा नाम शिल्पी नहीं, आई एम प्रोफेसर शिल्पा शर्मा। ओके, सॉरी, प्रोफेसर शिल्पा शर्मा जी। जी, तो पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आपने कहा कि असंवैधानिक, तो मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी कभी भी असंवैधानिक राजनीति में विश्वास नहीं करती। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे। कहा कि समस्याएं, दूसरी बात आपने कहा कि समस्याएं 2010 में भी ये थी। तो हमारा जो सबसे बड़ी बात इस बिल में ये है कि कांग्रेस पार्टी शायद पहली पार्टी थी जिसने सबसे पहले महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की थी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स वाज डन बाय श्री राजीव गांधी जी, जब ये बिल 4 मतों से राज्यसभा में गिरा था, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में आए, नगर निकाय और निकाय चुनावों में रिजर्वेशन हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर वुमेन। ठीक है, तो आप ये मानकर चलिए कि महिलाओं को कोई दिक्कत तो इस बिल से, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। हमको कोई दिक्कत है, कांग्रेस को बिल्कुल नहीं है। दिक्कत हमको ये है कि ओबीसी जो एक पक्ष है, अगर बैकवर्ड कास्ट, वो एक बहुत बड़ा चंक है इस समाज का, आपने उस तबके को इस आरक्षण से बिल्कुल अलग रखा है। दूसरी बात ये कि सरकार जो पड़गलाने वाली बात कर रही है, पड़गलाने वाली बात, सबसे बड़ी बात ये आती है कि आप मुझे बताइए, अभी तक आपने कास्ट सेंसस नहीं करवाया। कास्ट सेंसस के बिना ये सब्जेक्ट को ड्रैग करना हो जाएगा, ये सब्जेक्ट को प्रोफेसर शिल्पा जी, ये जो है ना सब्जेक्ट को ड्रैग करना हो जाएगा, इसलिए इस पे हम नहीं हो जाएंगे। नहीं, आपने कहा जी, नहीं, आपने इसमें बिल के ड्राफ्ट पे चर्चा करें जी। काइंडली लिसन टू मी मुकेश जी। नंबर 2 इज डीलिमिटेशन। बिना डीलिमिटेशन के आप इस बिल को कैसे लाएंगे? आप जनता को क्यों नहीं बताते कि इस बिल की सुविधाएं 30%, 33% आरक्षण 2029 के चुनावों में, इसका फायदा 2024 में बिल्कुल होने वाला। तो ये जो एक चुनावी स्टंट बनाकर रखा हुआ है, तो ये पॉलिटिकल फैसला तो नहीं है ना प्रोफेसर साहब, इतना तो आप समझती हैं, 26 तक संविधान ने ही फ्रीज करके रखा है ना इसे। मुकेश जी, प्लीज डू नॉट मेक इट अ पॉलिटिकल स्टंट। महिला होने के नाते मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, बिल्कुल किया जाए, बट प्लीज डोंट मेक इट अ पॉलिटिकल गिमिक बाय टेलिंग द पीपल। महिलाओं को आप एक चूरन पकड़ा रहे हैं कि देखो मोदी जी ने इतना सब कुछ कर दिया। चलिए ठीक है, आप चलिए, आप जवाब ले लीजिए। सारिका जैन जवाब दे देंगी। सारिका जैन आपको जवाब देंगी, जो 1.5 दशक से झुंझुना आप लोग बजा रही थी, आप कह रही कि अब मोदी जी करवा रहे हैं, तो अब सारिका जैन जवाब दीजिए। पॉलिटिकल गिमिक है ये, बोल रही है सारिका जी की आवाज जरा बढ़ाइए जी। देखिए जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को और आपको देखिए, मोदी सरकार है, यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास है। संकल्प से सिद्धि की परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं, और जो भी काम होगा वो संवैधानिक तरीके से हुआ है और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। ये ऐसा एक संविधान आया है जिसमें कि ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो विजन है ये मोदी जी ही कर सकते हैं।
कांग्रेस की सरकार रही तब ये राज्यसभा में आया, लेकिन जब इसको बिल पारित करने की बात आई तो इसको लटकाया गया, अटकाया गया, भटकाया गया। लेकिन आज जब मोदी सरकार है तो इस बिल को लाया जा रहा है और जो महिलाएं हैं उनको हक दिलवाया जा रहा है, जो क्योंकि मोदी जी ने इस तरह की योजनाएं महिलाओं के लिए लेकर आए हैं जिससे कि महिलाओं का विकास हो, आर्थिक भी, सामाजिक भी और हर क्षेत्र में उनका विकास हो। और आज उसी के एक क्रम में महिलाओं का विकास हो रहा है राजनीतिक क्षेत्र में भी, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में भी 33% जो आरक्षण मिल रहा है वो बहुत गर्व की बात है महिलाओं के लिए। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया करती हूँ कि जिस तरह से वो महिलाओं के लिए आगे बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करवा रहे हैं महिलाओं की, तो आने वाले फ्यूचर, जो भारत का फ्यूचर है, वो बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे महिला घर की पिलर होती है, घर की व्यवस्थाओं को देखती है। सारिका जी जो आपत्ति दर्ज कराई आप उसका जवाब दीजिए। प्रोफेसर शिल्पा शर्मा ने जो आपत्ति करी है उसका जवाब दे सकती हैं तो आप उसका जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल गिमिक है और ये 2030 में ही 29 के चुनाव में ही इसका फायदा जो है महिलाओं को होगा, 24 के चुनाव में नहीं होगा। इसका अगर कोई जवाब है तो जी। देखिए मुकेश जी, ये बिल तो पहले ही लोग कह रहे हैं कि हम राज्यसभा में लेकर आए, लेकिन उन्होंने इसको जमीन पर क्यों नहीं उतारा? क्यों? मैंने यही तो बोल रही हूँ कि क्यों लटकाया हुआ था, ये लोग क्यों जमीन पर लेकर नहीं आए? चलिए मैं समझ गया। अब आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं रेशमा पटेल जी। रेशमा जी, क्या आपको लगता है आप लोग बिल का समर्थन कर रही हैं और दूसरी तरफ से आप लोग भी वही आपत्तियां दर्ज कर रही हैं जो विपक्ष कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के बात करना जो कांग्रेस कर रही है वो जायज़ है? क्योंकि ओबीसी आरक्षण का प्रावधान तो संविधान में किसी भी आरक्षण में है नहीं। जो आरक्षण की व्यवस्था अपने यहाँ है उसमें संवैधानिक व्यवस्था तो है नहीं, ये तो बाद में पॉलिटिकली इसको ऐड किया गया है। तो अगर शुरू से अगर आप जोड़ेंगे तो वो संवैधानिक प्रावधान नहीं होगा। तो क्या आपको लगता है कि ओबीसी, और जो 2010 में बिल पास करवाया गया था उसमें भी ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, तो आप 2010 में जो पास करवाते हैं उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन अब ये बीजेपी अगर इसको ला रही है तो आप बीजेपी का इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि आपको पॉलिटिक्स करनी है। आपका क्या टेक है? देखिए, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम वास्तविकता के साथ कुछ सवाल पूछ रहे हैं। हम क्यों पूछ रहे हैं उसका भी हमारे पास कारण है। हमने कभी महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं किया है, हम हमेशा उसका स्वागत करते आए हैं और करते रहेंगे। लेकिन आप जानते हो, महिला 50% वोट बैंक के तौर पे लोकतंत्र में अपनी भागीदारी दर्ज करा चुकी है। वो वोट देती है, वो संविधान में अपनी हिस्सेदारी देती है, फिर भी वो जो बिल आता है वो 27 साल से तो लटक 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 कर आ जाया। आज पारित हुआ तो कंडीशन लगा दी कि भाई ये जो बिल है वो इस सीमांकन चेंज होने के बाद होगा, जनगणना के बाद होगा। तो ऐसे प्रावधानों का हम विरोध करते हैं। अगर आपके मन में, मोदी जी के मन में सही अर्थ में मनसा है महिलाओं के प्रतिनिधित्व बढ़ाने की, उसको सशक्त बनाने की, तो ऐसे कंडीशन की जरूरत क्या है? 2024 का चुनाव आ रहा है, दूसरे अन्य 5 राज्यों में भी इलेक्शन है, तो सब पे तुरंत लागू करना चाहिए ना। उसमें ये लटकती जो तलवार लगा के बैठे है ना, उसका हम सख्त विरोध कर रहे हैं। हमने एक चीज बोलना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अगर वो करना चाहते हैं तो त्वरित कीजिए, हम मना नहीं करें, त्वरित कीजिए, जो भी उसमें लूप होल है उसको सुधार दीजिए और त्वरित कर दीजिए। आपके पास तो बहुमत है, 27 साल तक महिलाओं ने वेट किया। आप लोग तब नहीं, जो 82A जो है अपना आर्टिकल संविधान का जिसके हिसाब से लाया गया है उसमें प्रावधान जो किए गए उन प्रावधानों को लगता है आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से ही ड्राफ्ट किया गया 243D और 243T और उसके बाद 82A, उसके हिसाब से जो है ये अभी फ्रीज किया हुआ है। 26 तक परिसीमन नहीं हो सकता, 26 के परिसीमन के बाद ही ये सारी चीज़ें लागू होंगी संवैधानिक तौर पे देखने के बाद ही, क्योंकि जो ड्राफ्ट करते हैं एक्सपर्ट लोग होते हैं। और एक चीज़ है, और रेशमा जी, और देखिए इसके बावजूद अगर आप लोग चाहती हैं कि तुरंत महिलाओं का अधिकार मिले तो आप अपनी पार्टी में दीजिए ना, कौन रोका हुआ है आपको? जो MS गिल थे, MS गिल साहब ने तो कहा था पिछली बार ही उन्होंने कहा था कि हर एक पार्टी को, राजनीतिक पार्टी को अपने यहाँ 33% नहीं 35% आरक्षण दीजिए, महिलाओं को टिकट दीजिए, और जो पार्टी नहीं दे टिकट उसकी मान्यता रद्द कर दीजिए। तो सरकार बिल लाए या ना लाए, आपके पास तो पूरा अधिकार है ना, आप अपनी पार्टी की मालिक हैं। अगर अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि 33% महिलाओं को आरक्षण दें, आरक्षण देना क्या है, पॉलिटिकल पार्टी को देना है, टिकट देना है, आप बिना इस बिल के भी दे सकती हैं। बिल कहीं से रोक नहीं रहा है आपको, बिल व्यवस्था कर रहा है केवल। भाई ठीक है, प्रोफेसर शिल्पा शर्मा जी के पास मैं जाऊंगा, वो बहुत देर से हाथ रेज किया हुआ है। जी प्रोफेसर साहब की आवाज दीजिए। जी ठीक है, बोलिए। जी, आप नए संसद भवन में गए
आप महिलाओं के 33% आरक्षण की बात करते हैं, आप संविधान 82A की बात कर रहे हैं। हाँ। आप याद रखिए, मैं कहती हूँ आप महिलाओं को अभी दीजिए आरक्षण। आप मोदी जी को बोलिए कि इतना सम्मान है महिलाओं का, बताइए मणिपुर में हो गया, जंतर मंतर में हो गया, तमाम महिलाओं का रेप हो गया, तब प्रधानमंत्री जी बोले थे, तब महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब वो जाग गए हैं। तो 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने उत्तर प्रदेश में अपने मैनिफेस्टो में कह दिया है कि महिलाएं आगे आएंगी। नंबर दूसरी बात, भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ट्राइबल समाज से आती हैं। आप नई संसद में गए, आपने वहां पर यह बिल प्रस्तुत किया। आप नहीं समझते कि वो जो इस देश की प्रथम महिला है, तमाम ट्राइबल महिलाओं का, तमाम पिछड़ी महिलाओं का चेहरा है, और उस सम्मान सूचक के रूप में जब आप ये बिल पेश कर रहे थे तो उनको इस नई ये जबरदस्ती की आपत्ति प्रोफेसर साहब, इससे जबरदस्ती की आपत्ति है। ये सब इस आपत्ति से कोई नहीं है, ये प्रावधान नहीं है। संविधान कब ये ऐसा होता है? कौन सा संविधान नहीं, जब ज्वाइंट ये सारी चीजें नियम बना हुआ है, राज्यसभा और लोकसभा के ऑपरेशन का नियम बना हुआ है, उस नियम के हिसाब से चलता है, और आप उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकती है, निकाल नहीं सकती है। शिल्पी जी नहीं, इज्जत वैसे नहीं मिलता। आप जबरदस्ती, आपको कुछ अच्छा है। आप शिल्पा जी आप कह रही है ना, देखिए आप दो तीन चीजें शिल्पा जी, आप तो बहुत पढ़ी लिखी महिला है, प्रोफेसर हैं आप, प्रोफेसर शिल्पा जी आप पढ़ी लिखी हैं, आप मेरा सवाल इस सवाल, आप बहुत इतनी पढ़ी लिखी हैं, आप इतना वेल थॉट सब चीज बोल रही है, आप सुनिए तो सवाल सुनिए। लोकतंत्र का चौथा सबसे मजबूत स्तंभ है। बिल्कुल, आप इसे रहने तो दीजिए। आप तो बैन कर रही हैं अपने यहाँ, इसी चौथे स्तंभ के ईंट को आप बैन कर रही हैं। 14 ईंट को आपने बैन कर दिया, आप इसी चौथे स्तंभ को आप मजबूत कर रही हैं। इसी चौथे स्तंभ के कुछ चैनल को आपने बैन किया हुआ। तो ये दो मुंही बातें मत कीजिए आप। नहीं, ये दो मुंही बातें हैं शिल्पा जी। आप एक तरफ जो है, एक तरफ मुझे आप कह रहे हैं चौथा स्तंभ है मजबूत है, और दूसरी तरफ बैन कर रही है उसको। आप मणिपुर गवाह है साहब। अरे मणिपुर की बात क्यों, आप आज इसकी बात करें ना। और आपको किसने रोका? आप कांग्रेस को किसने रोका हुआ है? एक चीज शिल्पा जी बताइए, कांग्रेस को किसने रोका है कि आप अभी इलेक्शन हो रहा है ना 5 राज्यों में, आप 5 राज्यों में महिलाओं को दीजिए ना 33% टिकट। मैंने आपसे क्या कहा? अभी इस बिल को लागू करिए। क्या लिमिटेशन को रहने दीजिए, आप सेंसस को रहने दीजिए। अरे शिल्पा जी, डिलिमिटेशन क्या हम और आप सरकार कर सकती है क्या? सरकार कर सकती है क्या डिलिमिटेशन? ये बताइए, अभी कर सकती है क्या? 26 तक फ्रिज किया हुआ है ना, 26 तक जब फ्रिज किया हुआ है, संवैधानिक तौर पे फ्रिज किया हुआ है, तो कैसे होगा ये? इसमें सेंसस होना था, सेंसस क्यों नहीं हुआ? सेंसस भी भाई फ्रिज किया हुआ है कोविड के बाद से। कोविड का आप गजब, आप लोग होमवर्क करके नहीं आती आप लोग। अरे सेंसस हुआ पड़ा है, उसके रिपोर्ट को कोर्ट ने उसको फ्रीज किया हुआ है। कोर्ट ने फ्रीज किया हुआ है सेंसस को। आप प्लीज बी ऑनेस्ट टू योर जॉब। Media has a very important role in democracy of any country. And we are playing that role. You are not. You are speaking on behalf of Kavita ji. Please don't speak. आप होमवर्क करके नहीं आती हैं, आप होमवर्क करके नहीं, आपको संवैधानिक प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। आप कैसे करेंगे? सेंसस को 2021 में सेंसस हुआ पड़ा है, रिपोर्ट को सार्वजनिक होने से कोर्ट ने रोक लगा के रखा है। कोविड के कारण उसमें कुछ बाधाएं आई थी, इसलिए सही आंकड़े नहीं थे। ठीक है, चलिए मैं जबरदस्ती की बात आप कर रही हैं। अच्छा एक चीज बताइए, एक ठीक है, मैं आपकी प्रोफेसर साहब एक चीज बताइए। आप कह रही हैं, आपके कुछ जो विपक्ष के जो साथी है इंडिया के INDIA के, वो कह रहे हैं कि भाई राज्यसभा में क्यों नहीं है आरक्षण, विधान परिषद में आरक्षण महिलाओं को क्यों नहीं? क्या हो सकता है? संभव है क्या? आप बताइए, अब तो पढ़ी लिखी है, संभव है, संवैधानिक है ये? राज्यसभा में कब था? जब संविधान तैयार हुआ तभी राज्यसभा में नहीं दिया गया। विधान परिषद में कभी नहीं, कोई आरक्षण नहीं है SC ST को। राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं है, कभी नहीं हुआ, ये प्रावधान ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते। और संवैधानिक आप वो चीज मांग कर रहे हैं, मतलब आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। सारिका जी कुछ बोलना चाह रही है, ठीक है, चलिए बहुत समय दे दिया। एक बार बीजेपी के पास चलते हैं। ओबीसी को गिनती में लीजिए। देखिए, नहीं, OBC का प्रावधान नहीं है तो कहां से दे दें?
कौन दे देगा ये? असंवैधानिक हो जाएगा ये। सारिका जी बोलिए। जी देखिए मुकेश जी, अभी मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को सुन रही थी, शायद वो अपना रीडिंग कर नहीं आई है, कुछ पढ़ लिख कर नहीं आई है। सबसे ज्यादा मोदी सरकार में आज की डेट में जो कि प्रोफेसर साहब बीच में हम लोग नहीं बोलते हैं एक दूसरे के, प्लीज प्लीज प्लीज। बीच में नहीं बोलिए। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर शिल्पा, प्रोफेसर साहब आप बाद में आपके टर्म में आएगा तो आप बोल लीजिएगा प्लीज। जी आपके वक्त सारिका। में मैं नहीं बोली तो शांत रहिए, सुनिए। देखिए सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं 17वीं लोकसभा में वो बीजेपी सरकार की महिलाएं हैं जो कि लोकसभा में बैठी हैं। और सेकेंडली सबसे ज्यादा मंत्रिमंडल में महिलाएं मोदी सरकार में हैं, क्योंकि यहाँ एक ऐसी पार्टी है जो जिसकी एक नीति है, नियम है, एक कार्यशैली है जो कि महिलाओं का सम्मान करती है। सिर्फ कहने भर से महिलाओं का सम्मान नहीं होता, उनके लिए प्रैक्टिकली भी कुछ करना होता है, जो कि आज मोदी सरकार ने करके दिखाया है। और जिस तरह से कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही हैं कि हमारे समय में बिल आया था या उसके समय में बिल आया था, क्यों पास नहीं हुआ, तो लोगों को सोचना चाहिए था कि आपने इतना समय क्यों लगा दिया। प्रोफेसर साहब आपकी आवाज साफ नहीं हो पा रही है। अब बारी बारी से बोलेंगी तो लोग सुनेंगे, दर्शक बैठे हुए हैं, बारी बारी से बोलिए प्लीज प्लीज। मैं आऊंगा आपके पास प्रोफेसर साहब, मैं आऊंगा आपके पास। शिल्पा शर्मा जी मैं आऊंगा आपके पास। जी सारिका जी बात पूरी कीजिए। देखिए अभी मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को सुन रही थी और वो मणिपुर की बात कर रही थी, इधर उधर की बात कर रही थी, लेकिन राजस्थान के बारे में एक बार भी नहीं फिर बोली। आप भी मत कीजिए प्लीज सारिका जी। मैं चाहता हूं इसे बिल पे रहें प्लीज। चलाने जाते हैं बिल पे वहाँ तो मोहब्बत की दुकानें चलती हैं, लेकिन उस पर नहीं बोलेंगी क्योंकि उस पर तो चुप्पी लगा जाएंगी। और रही बात इस चीज की कि हमारे समय में बिल आया, हमारा बिल है, हमने पास कराना था तो भाई कराया क्यों नहीं? आपने इतना समय क्यों लगा दिया उसका? क्यों मोदी सरकार को हर चीज को सोचना पड़ रहा है? क्यों आप लोगों ने हर चीज को रोका टोका, उसको आने नहीं दिया? क्योंकि आप महिलाओं से भेदभाव करते हैं। अगर महिलाओं से भेदभाव नहीं होता तो कब का ये बिल आ चुका होता। लेकिन हर चीज के लिए मोदी सरकार को सोचना पड़ता है। जो भी नीति नियम बन रहे हैं वो महिलाओं के विकास के लिए बन रहे हैं। और एक महिला घर की पिलर होती है, अगर वो घर अच्छे से संभाल सकती है तो वो देश भी अच्छे से संभाल सकती है। इस चीज सारिका जी आरक्षण का विरोध, महिलाओं को अधिकार देने का विरोध कोई नहीं कर रहा है, इसलिए आप इस पॉइंट को ना बोलिए। मेरी बात सुनिए, मैं भाजपा की प्रवक्ता बहन को बताना चाहती हूँ कि 9.5 साल लग गए आपकी मोदी सरकार को सोचते मुकेश जी सारिका जी प्लीज। रेशमा जी बोल रही है, एक बार रेशमा जी को बोलिए। जी मैं वही बताना चाहती हूँ कि मेरी भाजपा की बहन बोल रही है कि हम मोदी सरकार ने किया। अरे बहन, बटोरने का वक्त नहीं है, ये महिलाओं के पक्ष में खड़े रहने का वक्त है। हम चाहते हैं 2024 में त्वरित लागू किया जाए। 9.5 साल लगा दिए मोदी सरकार ने बिल लाने में। मुकेश जी मैं बोलूं, बहुत 9.5 साल मैं आ रहा हूं, इनको बात पूरी करने दीजिए। बढ़िया होता है। तो मेरे कहने का मतलब कि जितने भी सांसद में भी मैंने सुना है सब महिला भाजपा को, कभी ने मोदी जी का प्रशंसा की है। मैं गुजरात से हूँ, मोदी जी यहाँ के हैं, मुझे पता है क्या परिस्थिति है, वास्तविकता क्या है। ऐतिहासिक दिन था भाई। आप तीनों महिलाओं को जो हमारे साथ पैनल, सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि बिल पास हो गया है। लेकिन हम लोग प्रावधानों को लेकर के जो आपत्ति थी वो आपत्ति आज भी आप लोगों की जारी है। खैर जो वोट पर हैं उससे लगता है कि जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, उन्होंने भी वोट किया है। 452 वोट, करीब करीब पूरा संसद जो है 2/3 बहुमत से इसे पास किया है। सबसे पहले बधाई। और जो बात कह रही थी पटेल जी, आप अपनी बात पूरा कर सकती हैं। रेशमा पटेल जी, मैं वही बोलना चाहती थी कि हम कोई महिला का विरोध नहीं कर रहे, आरक्षण बिल का कभी विरोध नहीं किया, लेकिन जैसे मोदी जी की वाहवाही बटोरने के लिए पूरा प्रोपेगेंडा रचा गया, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि जैसे आपने बोला कि 2026 तक तो जनगणना होगी नहीं, तो अरे भाई, तो आप अभी बिल लाते हो उसमें भी इतने क्लू डाल देते हो, तो उसकी वजह सीधा बिल लाते ना, सीधा जो फिर आप नहीं समझे, फिर आप लोग टेक्निकलिटी आप लोग नहीं समझती हैं रेशमा जी। ये सरकार के ऊपर में नहीं है। जिस बात को संविधान ने रोक के रखा है उसमें कोई भी सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उसको फ्रिज किया हुआ है तो फ्रिज किया हुआ है, ये एक फैसला है। हमें भी पता है, हमें भी पता है जो भी जनगणना वगैरह होगा, लेकिन वही तो बताना चाहते हैं। छोटे से दिल्ली जैसे हमारे छोटे से चुनावी क्षेत्र में भी सीमांकन और वो सब करने में बहुत टाइम लगा था, तो पूरा देश में तो कितना टाइम लगेगा। हमारा एक ही सवाल है, 2024 में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा नहीं, तो इतनी वाहवाही क्यों कर रहे हो? वो सवाल ठीक है चलिए। सारिका जी, सारिका करना पड़ेगा वो भी बता। नहीं, मतलब 2024 में आपको इतनी जल्दी है तो आप अपनी पार्टी को बोलिए ना जो आपको भी टिकट दे दें।
और जितनी महिलाएं हैं 33% को दे दे टिकट, उसमें कोई संविधान नहीं रोकता है, उसमें ये बिल भी नहीं रोकता है आपको। ठीक है सारिका जी, रेशमा जी, ठीक है, सुन लिया मैंने दर्शकों ने। चलिए सारिका जी, अभी आपकी प्रवक्ता बोल रही थी कि क्यों अभी ये लागू नहीं हो सकता। देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया होती है, उसी हिसाब से सब कुछ करना होगा। कोई अपने मन से हम लोग कुछ चीजें एडिशनल नहीं कर सकते हैं। और मुकेश जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अगर आपकी पार्टी महिलाओं का समर्थन करती है तो वो 60% आपकी पार्टी में महिलाओं को लेकर आए, उसमें रोक कौन रहा है आपको? कांग्रेस पार्टी अगर चाहती है महिलाएं आए तो 60% महिलाओं को लेकर आए। अभी लोकसभा में देखिए, अभी लोकसभा में यह बिल पास हुआ है, आप लोग पार्टी के नाम पे आप लोग एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। कम से कम अभी तो आप लोग एक दूसरे का समर्थन कीजिए। अब तीनों महिलाएं हमारे पैनलिस्ट में से मैं अपील करूंगा कि आप लोग, अभी बिल पास हुआ है, क्यों जा रही हो पार्टी पे कि ये बिल आया और हम महिलाएं और सक्षम हुई और बहुत अच्छा राजनीति में हम लोगों का हस्तक्षेप रहेगा, कुछ कर पाए, बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर शिल्पा जी कुछ बोलना चाह रही है। जी शिल्पा जी। देखिए मुकेश जी, मैं बस यही कहना चाहूंगी सारिका जी से कि जैसा आपने कहा कि कुछ चीजें संवैधानिक होती हैं, हम उसे अपने मन से नहीं कर सकते, यही कहा ना आपने। हाँ। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब इसकी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, इतनी टेक्निकलिटीज थी, that you will not be able to implement this 33% reservation in the elections in 2024, then don't you think it is just a kind of a false assurance that you are trying to convey to the women कि नहीं साहब हम आपके लिए लेकर आए? तो इनिशिएटिव हैज बीन टेकन लॉन्ग बैक बाय द कांग्रेस। प्रोफेसर शिल्पा, हर एक पॉलिटिकल पार्टियां का अपना एजेंडा होता है, वो उनका, मेरा उसमें कोई महिला की शक्ति, माननीय सोनिया जी ने भी ये बोला कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना, इसमें हम कहीं से भी विरोध नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। और महिलाओं को सम्मान देने का समय आ गया है। हम आधी आबादी है देश की, और जब तक हम राजनीति में नहीं आएंगे, हम पॉलिसी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिल्कुल सही, मैं सहमत हूँ आपसे, लेकिन एक चीज मेरी आपत्ति, देखिए मेरी आपत्ति देखिए, मैं पर्सनली भी मैं महिलाओं के आरक्षण का बहुत ही समर्थक हूँ, और मैं अपने घर में अल्पसंख्यक हूँ, क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं और वाइफ है, तो मैं अपने आप को बोलता हूँ कि भाई तुम्हारे अधिकार के लिए जो मैं लड़ता हूँ, तुम हमारे अधिकार के लिए लड़ो। तो ये तो मैं तो महिला अधिकार का जो है मैं तो समर्थक हूँ, बहुत बड़ा समर्थक हूँ। लेकिन मैं आपसे आपत्ति मेरी इस बात को लेकर है कि कांग्रेस पार्टी जो आपत्ति कर रही है, समाजवादी पार्टी जो आपत्ति कर रही है, आरजेडी जो आपत्ति कर रही है, आम आदमी पार्टी जो आपत्ति कर रही है, ये वो आपत्तियां हैं जो वो भी जानती है, उनकी पार्टी के नेता भी जानते हैं कि ये गलत है, ये ऐसा संभव नहीं। अगर वो उनको मौका मिलता बिल बनाने का तो वो भी यही बिल बनाती। आपने 2010 में जो बिल पास करवाया था, और कांग्रेस से मैं खास तौर पे कहूँगा, आपने तो स्थानीय निकाय में ये करवाया था, रिजर्वेशन दे चुके हैं आप, क्या वहाँ पर आरक्षण किसी व्यवस्था को आपने लागू किया था? नहीं किया था ना, तो फिर आप यहाँ पर क्यों चाह रही हैं आप ये? हाँ मुकेश जी, what is constitution? Constitution is a written document which is quite flexible, wherein as per the situation of the country, मतलब जैसी भी सिचुएशन हो समय की, उस हिसाब से हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। मोदी जी की सरकार गुजरती है, आपने इतनी सारी बातें जोर जबरदस्ती करके मंगाई है आगे पहले भी, हालांकि वो अलग बात है कि आपने इन डिसीजन को वापस किया। चलिए आई डू एग्री, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ, हो सकता है करना है तो, लेकिन अभी के प्रावधानों में नहीं है। लेकिन एक बात और, के बाद ओबीसी महिलाओं को आपको लेना पड़ेगा इस दायरे में, क्योंकि वो एक तबका है जिनकी संख्या सबसे बड़ी है और उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन इस ओबीसी आरक्षण के नाम पर आप महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित तो नहीं कर सकती ना। आप इन ओबीसी के नाम पे आधी आबादी को अधिकार देने से वंचित तो नहीं कर सकती ना। भारत का संविधान कहाँ से शुरू होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ठीक है। तो अगर हम भारत के लोगों में आज समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार हमको लगता है कि हमारी कुछ बहनें जो ओबीसी समुदाय से आती है और जिनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा, तो शिल्पा जी समय कम है, लेकिन एक चीज, 2 चीज आज आपके लिए मैं बोलूंगा कि आज महिला आरक्षण को लेकर के 2 चीजें हुई है कांग्रेस की तरफ से। जो कांग्रेस ने पहली बार पीवी नरसिम्हा राव को जो है रिकॉग्नाइज किया है,
पार्लियामेंट में। आज मैंने सोनिया गांधी को भी देखा है कि उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव का नाम लिया, पहली बार देखा, पहली बार मैंने सुना, क्योंकि जिस अपने नेता को मुख्यालय में घुसने नहीं दे रही थी उसका नाम ले रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा और आपने भी जिक्र किया। और दूसरी बात, आप जो संशोधन की बात कर रही हैं वो कांग्रेस पार्टी इसलिए कर रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की आदत है, इससे पहले भी प्रेम्बल में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी के दौरान संविधान की प्रस्तावना में भी जो है संशोधन किया था, उसमें धर्मनिरपेक्ष किया था, जोड़ा था ना, जोड़ना भी संशोधन है। नहीं तो वो गलत, वो आप चाहते हैं कि उसी तरीके से पूरा देश चले, उसी जी ठीक है, जल्दी जी। हाँ देखिए, जब संविधान बना तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू ने सोशलिस्ट और सेक्युलर ये दो वर्ड इसलिए नहीं जोड़े क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि अगर हम सेक्युलर सोशलिस्ट वर्ड को जोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोगों के मन के बीच में एक रिक्त पैदा कर रहे हैं, और क्योंकि भारत को नई नई आजादी मिली है और सब मिलकर एक साथ लड़ेंगे इस आजादी के लिए, तो यहाँ पर सोशलिस्ट शब्द को जो करना है मेंशन वो गलत होगा, ये अपने आप ही अंडरस्टूड होगा। ये उन्होंने मेंशन किया है, आप देख सकते हैं, इसका लिखित प्रमाण है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेक्युलर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेक्युलर शब्द इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि वो इस बात को मानते थे कि हिंदू मुसलमान जो है वो इस देश की दो आंखें हैं, इसलिए उनको ये अपनी व्याख्या है आपकी, ये अपनी व्याख्या है आपकी, सुनिए आपकी व्याख्या है, समय की कमी है। नहीं तो आर्टिकल 368 तब क्यों, उसमें आर्टिकल 368 में एक प्रावधान और जोड़ दिया जाता ना, 368 में एक प्रावधान जोड़ देते आप। 42nd अमेंडमेंट के बाद सेक्युलर सोशलिस्ट जोड़ा गया। दूसरी बात, माइनॉरिटी के हितों की रक्षा के लिए। दूसरी बात, आपके नए संविधान में जो आज प्रियम्बल की जो कॉपीज बची है उसमें सोशलिस्ट नहीं, क्या वो ओरिजिनल, बिल्कुल, क्योंकि वो ओरिजिनल संविधान जो है उसी को बांटा गया है, और ओरिजिनल संविधान में ये चीजें नहीं है। खैर इस बात पे भी चर्चा होगी। अभी 8 बजे बिंदास बोल में इस सब्जेक्ट को भी डील किया जाएगा। आप सुनिएगा, 8 बजे बिंदास बोल में हमारे प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी आ रहे हैं इसी विषय को लेकर के। आप उनमें जो हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे उनके साथ बात होगी और वो उनको इस बात को एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रोफेसर शिल्पा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सारिका जी आपका, और रेशमा पटेल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और हमारे साथ अपने विचारों को साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बिल पास हो गया। चर्चा जब शुरू किया था मैंने तो तभी बिल पे चर्चा हो रही थी, लेकिन बीच में ही बिल पास हो गया है और लोकसभा के पास होने के बाद अब ये राज्यसभा में जाएगा। और सरकार महिलाओं को सशक्त करने और उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम सरकार आज जो है पास लोकसभा में हो गया है, राज्यसभा में भी अब इसे पास करवा लेगी। लेकिन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सदन में विपक्ष की सहमति मांगी जा रही है और उम्मीद है कि विपक्ष भी इस पर सहमत होगा। आखिर में दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति के साथ प्रोग्राम को खत्म करूंगा कि ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान राजीव गांधी जी ही लाए थे।